कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों के शोध के परिणाम स्वरूप 2020-21 की अवधि में देश में बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2019-20 की तुलना में ये 9.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का ये फल है। बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन यानी 2.93% की वृद्धि अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के अनुमान की जानकारी दी। फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 196.27 मिलियन टन यानी 4.42% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक प्याज का उत्पादन इस वर्ष 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह आलू का उत्पादन इस वर्ष 53.69 मिलियन टन यानी 10.55% की वृद्धि होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन इस वर्ष 21 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन इस वर्ष 10.54 मिलियन टन 3.93% वृद्धि के साथ उत्पादन का अनुमान है। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किए हैं। अब इसी क्रम में मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तर भारत के आम की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से मंगाए गए चौसा और लंगड़ा समेत आम की रसदार किस्में प्रदर्शित की गई। एपीडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। इसके लिए खरीदार विक्रेता के बीच वर्चुअल संपर्क और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के नए भारत के सच्चे शिल्पकार हैं। CEL को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख संस्थान बताते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस उपक्रम ने 1977 में भारत में तब पहली बार स्वदेशी रूप से सौर सेल विकसित करने में सफलता पाई थी, जब शायद ही किसी ने सौर ऊर्जा के बारे में सुना हो। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति करने में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक निगम CEL का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL की अपनी पहली यात्रा पर डिजिटल भारत के एक हिस्से के रूप में CEL की ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। मंत्री ने CEL परिसर में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, लेजर बाढ़ निगरानी स्टेशन, मौसम निगरानी प्रणाली और सौर फोटोवोल्टिक इकाई जैसी विभिन्न उत्पादन इकाइयों और निगरानी केंद्रों का दौरा किया। 1974 में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रमुख कार्य देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक रूप से दोहन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की यह पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र KVK के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है, ये कहना है आर.के. सिंह का। हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए सरकार प्रयासरत, साथ ही एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है। नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता की ओर भारत के सार्थक कदम। सेल्फ रिलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेमिनार में मंत्री ने किए विचार व्यक्त। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत की गई पहलों की गहन समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय कारीगरों और घरेलू उपयोग की उत्पादकता बढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसे नवाचार, नवीनतम तकनीक और सुविधा का उपयोग करके किया जाना चाहिए। कपड़ा भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। इसके अलावा भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन नदियों के प्रदूषण हिस्सों के लिए उत्तराखंड राज्य मिशन के प्रस्तावों की NMCG द्वारा समीक्षा की गई और इन्हें अंतिम रूप दिया गया और इन योजनाओं पर विचार के लिए आज चुनाव आयोग के पास भी प्रस्ताव को भेजा गया। स्वीकृत की गई परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन IND और 6 STP का कार्य शामिल है। प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। सीवेज IND योजना चरण 1 के तहत उत्तराखंड के जिला उधमसिंह नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 199.36 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 17 नालों में बहने वाले पानी को रोककर 6 STP की ओर परिवर्तित किया जाएगा। इन STP की कुल 3.30 MLD की ट्रीटमेंट क्षमता है। जल शक्ति मंत्रालय ने 15/7/2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है, जो दोनों बोर्ड को दोनों राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में जरूरी अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होने का अनुमान है। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत कपड़ा निर्यातकों के लिए केंद्र और राज्य के टैक्स में छूट की योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। पेश एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया। कपड़ा निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी से निर्यात और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार का ये फैसला वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने हाल के दिनों में सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पहल को और बढ़ाने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए MITY ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण के परिणाम स्वरूप नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वो इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा निर्देश और बारी बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार भी शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट पर मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में दी गई जा रही गलत जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई 2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और ये लागू है। सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ये जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक और दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण का या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है। राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।